हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 49 की। जैसा कि मैंने कहा था, तो इसमें क्या है कि राज्य के दायित्व के बारे में बात की गई है कि राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक या कलात्मक अभिरुचि वाले स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का दायित्व है। ऐसी बात की गई है। फिर चाहे वो ताजमहल हो, एलोरा, अजंता हो, सांची हो, सारनाथ का स्तूप हो, इन सब का संरक्षण जो है आर्टिकल 49 के तहत करना राज्य का दायित्व है। और इनका जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, इनका क्षरण क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। और इस तरीके का आर्टिकल 50 के बारे में बात करते हैं। इसमें विधेयक में लिखा है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो बात समझ में आई ना कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाया जाएगा, ऐसी बात की गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 51 क्या है। इसमें क्या है कि भारतीय विदेशी नीति को आधार के रूप में जो है देखा गया है। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि और राज्यों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय विधियों और संधियों के प्रति आदर, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे का प्रयास किया जाना। तो ऐसी बातें जो है की गई हैं, ठीक है ना। अब क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 51 आर्टिकल तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें 3 टाइप की चीज़ें आती हैं। एक आता है समाजवादी सिद्धांत, एक आता है गांधीवादी सिद्धांत, और एक आता है उदारवादी सिद्धांत। अब देखिए, जो समाजवादी सिद्धांत है उसमें आता है इसमें आर्टिकल आते हैं समाजवादी सिद्धांत में 38, जिसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39, जिसमें कहा गया राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं, हमने बताए हैं। 39 का ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मैंने बताया था। 41 में कहा गया कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, इस टाइप की चीज़ों की व्यवस्था। 43 का है उद्योगों में प्रबंध कामकारों का भाग लेना। ये हमारे समाजवादी सिद्धांत के तहत देखने को मिलते हैं। ध्यान कर लीजिए, 48, 39 का है, 41, 43 का है, ठीक है ना। तो 3, 4, 5, 6 आर्टिकल हैं। अब बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत। इसमें आता है सबसे पहले तो ग्राम पंचायतों का गठन। किस आर्टिकल में? 40 में है। फिर आर्टिकल 43 भी इसमें आएगा। क्या आएगा कि कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, ये सब चीज़ें। 43 का बी फिर इसमें आएगा, सहकारी समितियों को बढ़ावा। उदारवादी सिद्धांत क्या है? फिर आएगा इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 में क्या है? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये भी इसमें आएगा। 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन, इसमें आएगा। 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण भी इसमें आएगा। फिर 50 क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण भी इसमें आएगा। 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और सुरक्षा की वृद्धि भी इसके तहत आएगा, ठीक है ना। तो उदारवादी सिद्धांत में कौन कौन आएगा? 45, 44, 45, 48, 49, 50, 51, यानी कि 44, 45, 48, 49, 50, 51। अब बात करते हैं कि निदेशक तत्वों में 3 कैटेगराइजेशन है। आप मेंस में अगर पूछा जाए तो फिर आप आसानी से बता सकते हैं। अब बात करते हैं निदेशक तत्वों में संशोधन। तो निदेशक तत्वों में संशोधन क्या है कि 42वां संविधान संशोधन जो है किया गया। क्या ऐड किया गया? 39 का एफ ऐड किया गया। इसमें बच्चों के गरिमामय परिस्थितियों में विकास की बात की गई है। 39 का ए ऐड किया गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। 43 ए आर्टिकल की बात की गई है, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी की बात की गई है। आर्टिकल 48 का ए यानी कि पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। फिर क्या है? 44वां संविधान संशोधन इसमें किया गया। इसमें 38 का 2 यानी कि 38 का 2 ऐड किया गया। इसमें कहा गया आय की विषमता को कम करने, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर की असमानता को समाप्त करने की बात की गई है। 86वां संविधान संशोधन आया। इसमें जो है 45 आर्टिकल 45 में भाषा में परिवर्तन और 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा और सुविधा की बात की गई है। फिर आया 97, यानी कि 97 में आर्टिकल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
इसमें आर्टिकल 43 का बी, जो कि एक गांधीवादी सिद्धांत है, उसकी बात की गई है। अब देखिए कभी कभी देखने को मिलता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में टकराहट की बात देखने को मिलती है। और जो है पर्यावरण, जैसे क्या है, पटाखों पर रोक नहीं होना चाहिए, या फिर अपोजिट होने लगता है कि प्रवर्तनीय है, कुछ नहीं है प्रवर्तनीय। जैसे फंडामेंटल राइट क्या है, प्रवर्तनीय है, डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है। तो योजनाएं नहीं शुरू की थी क्योंकि कहीं ना कहीं एफआर से टकराहट, यानी फंडामेंटल राइट से टकराहट होने लगती है। ऐसे में न्यायपालिका की जिम्मेदारी थी कि मतलब ये था नहीं कि पटाखे चलाने चाहिए, रोक लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। तो इसमें क्या है, तो ज़रूरत है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में एक संबंध स्थापित करने की ज़रूरत है। और डीपीएसपी को लागू करने के लिए हालांकि सरकार काफ़ी ज़्यादा तक आगे बढ़ रही है, तो उस आधार पर मूल अधिकार को मतलब क्या कम किया जा सकता है, ऐसा रेज हुआ क्वेश्चन। तो वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को सीमित किया जा सकता है, कि फंडामेंटल राइट को भी हम सीमित कर सकते हैं। तो मूल अधिकार बनाम, हाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं, नहीं दे सकता तो इसमें लिख सकते हैं विवाद क्या है कि मद्रास जो है प्रांत क्या है कि अनुच्छेद 46 के अनुसरण में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। पहला मामला आया जिसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में टकराहट की बात की गई, क्योंकि कहीं पर भी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान नहीं था। आरक्षण केवल सरकारी नौकरी में देने की बात थी आर्टिकल 16 के 4 के तहत। तो ये जो है आर्टिकल 46 में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, इसलिए ये जो आर्टिकल है 14-15 का, ये उल्लंघन है। एक तरफ तो ये शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दे रहा है, दूसरी तरफ 14-15 का उल्लंघन है। तो जो समानता के अधिकार की बात करता है, जो कहता है कि जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये होता है आर्टिकल 14-15। तो जो ये है ये वाला मामला, ये चंपकम दुरईराजन द्वारा न्यायालय में इसे चुनौती दी गई इस मामले को। उनका यह कहना था कि अब मैं शिक्षण संस्थानों में एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, मुझे आरक्षण का लाभ बताइए नहीं मिल रहा है, बाकियों को मिल रहा है। और ये एक जो है ब्राह्मण महिला थी, तो इन्हें इन्होंने न्यायालय में चुनौती दी चंपक दुरईराजनवाद में। तो कोर्ट ने कहा इस पर कि मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। कहा कि आर्टिकल 13 के अधीन किसी विधि द्वारा फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण अवैध है, नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बताया इन्होंने कि साधारण कानूनों द्वारा मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस निर्णय के बाद सरकार द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में। इसमें क्या क्या गया कि 15 का 4 और 31 का ए, 31 का बी और 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, प्रथम संविधान संशोधन को भी इसमें जो है चुनौती दी गई कि आर्टिकल 13 के तहत फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। मैंने बताया ना, तभी ये जो है पहला अमेंडमेंट हुआ। अब बात करते हैं संकरी प्रसादवाद। इसमें क्या मुद्दा क्या था कि क्या आर्टिकल 13 के तहत आर्टिकल 368 के अधीन संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। क्या है, फिर से सुनिए कि क्या अनुच्छेद 14 के तहत अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। तो इसमें निर्णय दिया गया कि साधारण कानूनों द्वारा फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण संभव नहीं है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन के विधि नहीं बल्कि संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अतः यह अनुच्छेद 13 के तहत विधि की परिभाषा में शामिल नहीं। ठीक है ना, ठीक है ना। फिर क्या है, इसलिए संविधान संशोधन द्वारा जो मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। मूल अधिकारों को निर्देशक तत्वों पर प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन को न्यायालय में फिर से चुनौती दी गई, क्योंकि असल में आर्टिकल 13 में कहा गया है कि किसी भी विधि के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है या प्रतिबंध या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा आर्टिकल 15 का अपवाद जो है शामिल किया गया। इस आधार पर बोला गया कि संशोधन फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण किया गया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आर्टिकल 13 में बोला गया है कि किसी भी विधि द्वारा फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, वहाँ विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। ये बात कही गई। बात समझ में आई ना। तो तर्क ये था कि विधि का मतलब क्या है, विधि कौन है, संसद बनाते हैं, उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। याचिकाकर्ता का कहना था कि जैसे संसद साधारण कानून बनाती है, ठीक उसी तरह संविधान संशोधन कानून भी बनाया जाता है। दोनों सदनों के द्वारा ही उसे पारित किया जाता है, बस अंतर केवल इतना बहुमत का फर्क होता है। वह साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है। तर्क यह था कि जिस तरीके से साधारण कानून होते हैं वैसा ही संविधान संशोधन कानून भी होता है, इसलिए संविधान संशोधन द्वारा भी फंडामेंटल राइट पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। विधि और कानून तो वो होता है जो लोगों के व्यवहार को विनियमित करता है। शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य
आदि के लिए कानून जो है जो बनाते हैं, लेकिन 368 कोई कानून नहीं है। तो ये एक प्रक्रिया है, कैसे संविधान के किसी अनुच्छेद में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है ना, ऐसा था। तो केरल एजुकेशन बिल मामला आया 1957 में। इसमें क्या बताया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डीपीएसपी के पारस्परिक संबंधों के सामंजस्यपूर्ण संबंध का सिद्धांत इसमें लाया गया, और ये जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कोई अंतर्निहित विरोध नहीं है, इसलिए इनके मध्य सामंजस्य और संतुलन पर बल देने की बात की गई। इसी बीच 17वें संविधान संशोधन द्वारा अनेक भूमि कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसे फिर से न्यायालय में चुनौती दी गई। सज्जन सिंह वाद में कहा गया मूल अधिकारों को निर्देशक तत्वों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। तो जस्टिस मधोलकर का कहना था कि अगर हमने संसद को यह अधिकार दे दिया कि वे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ऐसे में मनमाने तरीके संशोधन कर सकती है, पूरे संविधान को ही बदल सकती हैं। तो एक आशंका या डर न्यायपालिका के बीच आ रहा था। हालांकि सज्जन सिंह बाद में अन्य न्यायाधीशों का इस तरीके से विचार नहीं था। उन्हें यह भरोसा था कि भारतीय लोकतंत्र धीरे धीरे परिपक्व होगा। लेकिन जस्टिस मधोलकर ने पहली बार न्यायाधीश के रूप में आधारभूत सिद्धांत को यहाँ पर रखा था। हालांकि हम आगे इसको आपको पढ़ाएं कि जब पहली बार आधारभूत की धारणा आई तो केशवन भारतीवाद में आई थी, एक न्यायाधीश के रूप में पहली बार तब विचार आया था, बताएंगे आगे। तो हालांकि जो क्या मैंने बताया कि जस्टिस मधोलकर ने आधारभूत संरचना का विचार दिया। संसद के संविधान संशोधन के अधिकार पर भी प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन यह इनका जो है एक व्यक्तिगत विचार था। तो मैंने कहा था मूल अधिकारों में संशोधन करके ही आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर सामाजिक न्याय के लिए आप चाहते हैं, आप सामाजिक न्याय चाहते हैं तो ऐसा होगा। साधारण कानूनों से अगर निर्देशक तत्वों को लागू करना चाहते हैं तो मूल अधिकारों का बिना उल्लंघन किए कर सकते हैं, लेकिन वो साधारण कानून अवैध या असंवैधानिक होंगे। ठीक है ना। दूसरे चरण की शुरुआत क्या हुआ, पंजाब में लैंड रिफॉर्म की बात की गई, जो भूमि सुधार है, लेकिन को लेकर शुरू होती। इसमें ज़मीन कोई व्यक्ति कितना रख सकता है उसकी एक सीलिंग लगाई गई थी, यानी इससे ज़्यादा आप ज़मीन जो है नहीं एक्वायर कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि हमारे आर्टिकल 31 का उल्लंघन है, तो जो मूल अधिकार का इस तरीके से जो है मनमाने रूप से उल्लंघन आर्टिकल 13 के प्रावधानों का भी विरोध है। तो इसलिए न्यायालय में यह मामला गोलकनाथ केस के जरिए पहुंचाया गया। कहा गया कि पुराना तर्क ये था कि 368 में केवल संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें संविधान संशोधन करने की शक्ति भी है, क्योंकि कोई अन्य तरीका संविधान में संशोधन करने का है ही नहीं सिवाय आर्टिकल 368 के। तो संविधान संशोधन का पावर भी और प्रोसीजर भी है। आर्टिकल 368 के तहत भी फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, कम नहीं कर सकती है। संविधान निर्माता चाहते थे कि सरकारें किसी भी तरीके से मूल अधिकारों को कम ना करें। ठीक है ना। दूसरा चरण क्या है इसका, गोलकनाथवाद 1967 में ये निर्णय दिया गया कि जो आर्टिकल 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संविधान संशोधन की शक्ति का भी प्रावधान है, इसलिए संविधान संशोधन द्वारा भी जो है फंडामेंटल राइट में कटौती नहीं की जा सकती। मूल अधिकार क्या है, पवित्र अधिकार है, अनुल्लंघनीय अधिकार यानी कि जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, ऐसा अधिकार है फंडामेंटल। इनके कहने का मतलब ये था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो फिर अब क्वेश्चन ये है कि पहले तो हो चुका है, अब आगे नहीं होगा, ये क्या मतलब है। तो कहा कि ये भविष्य पर लागू होगा। तो यह निर्णय भविष्य लक्ष्य निर्णय था कि 1967 से पहले फार्मर संशोधन संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगा, बल्कि भविष्य के संशोधनों पर जो है लागू होगा। ठीक है ना। तो न्यायालय ने कहा कि फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन किया ही नहीं जा सकता है। 1967 में भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी का प्रवेश हो चुका था और न्यायालय के इस रिजिड स्टैंड को मानने के फेवर में नहीं थी। तो न्यायालय में निर्णय की प्रतिक्रिया में संसद द्वारा क्या किया गया, 3 संविधान संशोधन किए गए। 24वां किया गया संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया, संसद जो है जो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ऐसा कहा गया। 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इसमें कहा गया कि 39 का BC के तहत DPSP को आर्टिकल 14 और 19 मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी गई। ठीक है ना। 26वें में क्या कहा गया कि
प्रीवी पर्स की समाप्ति। प्रीवी पर्स का मतलब क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश में कई छोटी छोटी देसी रियासतें हुआ करती थी। इनको भारत में शामिल करने के लिए सरदार पटेल ने कई तरीके के ऑफर किए थे। कुछ लोगों को सही से मतलब शामिल हुआ, कुछ को धमका कर, कुछ को लालच देकर। तो अमूमन प्रीवी पर्स का एक कॉन्सेप्ट आया कि जितनी भी देसी रियासतों के राजा या नवाब हैं, इन लोगों को भारत सरकार द्वारा वार्षिक रूप में पेंशन दिया जाएगा। लगभग 8 लाख रुपए उनको वार्षिक रूप में दिए जाते थे। उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। इसी शर्त पर वे देश में शामिल भी हुए थे। लेकिन इंदिरा गांधी का मानना था कि अब हमें एक आज़ाद मुल्क में रहना चाहिए जहां विशेषाधिकारों की बजाय समानता की बात की जाती है। और इन देसी रियासतों के राजाओं जब देश में शामिल करना था तब से 20 साल हो चुके हैं, अब बदलाव हो जाना चाहिए। इन प्रीवी पर्स को अब सरकार कोई पैसा नहीं देगी। इंदिरा गांधी का मानना था कि देश में वैसे ही गरीबी इतनी ज़्यादा है, जो पैसा गरीबों के लिए खर्च होना चाहिए, जो संसाधन होने चाहिए वो इन राजाओं के पास जा रहे हैं। और प्रीवी पर्स की भी उन्होंने समाप्ति की। यानी कुल मिलाकर इस वक्त डीपीएसपी को लेकर सरकार अधिक संजीदा और गंभीर दिखाई दी। यहाँ दो बातें स्पष्ट हो गई। एक तो संसद और न्यायपालिका की लड़ाई शुरू हो गई। न्यायपालिका ने गोलकनाथ में फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं हो सकता है कहा, संसद ने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। दूसरा, पहली बार जो है फंडामेंटल और डीपीएसपी को प्राथमिकता दी गई, ये चीज़ देखो। तीसरा चरण क्या आया, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा देख लेते हैं कि केरल भूमि सुधार कानून को नवी अनुसूची में शामिल करके 29वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। होता क्या था कि अलग अलग राज्यों के भूमि सुधार कानून अलग अलग होते थे और भूमि सुधार कानूनों से संपत्ति का फंडामेंटल राइट सीमित होता था। अगर कोई भूमि सुधार मतलब लाया गया, कोई कानून जो है लाया गया, उसमें संपत्ति का अधिकार सीमित हो रहा है तो आप न्यायालय चले जाते थे। ऐसे में भूमि सुधार कानून असंवैधानिक घोषित रहते थे, क्योंकि साधारण कानूनों से आप संपत्ति के अधिकार को सीमित नहीं कर सकते थे। लेकिन पहले संविधान संशोधन से व्यवस्था की गई कि अगर नवी अनुसूची में संसद ऐसे कानूनों को शामिल कर लेता है तो ऐसे कानून भले ही एफआर का उल्लंघन करते हैं या वैध नहीं माना जाएगा। इसलिए 29वें संशोधन द्वारा केरल के भूमि सुधार को नवी अनुसूची में शामिल किया गया। केरल के एक संत थे जिनका नाम केशवानंद भारती था। इन्होंने इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। कहा, अभी तो हालांकि इनका निधन हो चुका है, कि हमारे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। 26 आर्टिकल 36 के तहत धार्मिक संस्थान है, उन्हें चल अचल संपत्ति के अर्जन का भी अधिकार है। उनका कहना था कि हमारे उस अधिकार का भी उल्लंघन कर रहा है जो केरल का भूमि सुधार कानून है, जो धार्मिक संस्थानों को ज़मीनी के अधिग्रहित करने की बात कर रहा है। तो इसे फिर से न्यायालय में चुनौती दी गई। तो 24वें, 25वें, 29वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चुनौती दी गई। कहा गया तो निर्णय क्या निकल के आया कि इन तीनों को वैध माना। 24वें, 25वें, 29वें को कहा कि मतलब न्यायालय ने गोलकनाथ के निर्णय को स्वयं बदल दिया। उसने कहा कि संसद फंडामेंटल राइट सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। उसने ये बात बोल दी। लेकिन संसद संविधान में संशोधन करके कोई नया संविधान नहीं बना सकती है। और यह रोकना बहुत ज़रूरी है कि संसद को हम मनमाना निरंकुश न होने दें। संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका का काम है कि किसी भी तरीके से संविधान के मूलभूत तत्वों या दर्शन को रक्षित या सुरक्षित रखें। हालांकि न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की धारणा पहली बार देते हुए स्पष्ट किया कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अभी एक क्लियरिटी नहीं थी कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या होगा, ठीक है ना। बहरहाल न्यायालय बताएगा समय समय पर कि आधारभूत ढांचा क्या है, संविधान में कहीं भी लिखा नहीं है। तो इंदिरा गांधी इससे चिढ़ गई, क्योंकि अगर इंदिरा गांधी ने कल को कोई कानून बनाया और संसद संविधान में संशोधन करे, न्यायपालिका कहे कि ये तो आधारभूत ढांचे के खिलाफ है। जब न्यायपालिका को ही आधारभूत ढांचे की व्याख्या करनी है तो न्यायपालिका तो किसी को भी आधारभूत ढांचा बोल देगी। ऐसे में संसद के लिए संविधान में संशोधन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो न्यायपालिका और संसद की लड़ाई अब यहाँ से जटिल होती गई। यानी अगर देखा जाए तो गोलकनाथ केस में ही न्यायपालिका और संसद की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। केशवानंद भारती बाद में कहने के लिए तो संसद की बात मान ली गई कि तुम संशोधन कर सकते हो, लेकिन अपना एक नया विचार दे दिया कि आधारभूत ढांचा। यह पहली बार भारतीय राजनीति में देखा गया कि न्यायपालिका ने अपने रोल का एक्सटेंशन किया। अभी तक तो सिंपल संविधान की ही व्याख्या कर रही थी, लेकिन पहली बार संविधान की व्याख्या करते हुए एक नई धारणा का प्रतिपादन भारतीय संविधान के इतिहास में न्यायपालिका ने 1973 में केशवानंद भारतीवाद में किया।
इसलिए अभी बोला जाता है कि यह जो आधारभूत ढांचा है बिल्कुल नई अवधारणा थी। जुडिशियल एक्टिविज्म यानी भारत में न्यायिक सक्रियता का पहला कदम न्यायपालिका द्वारा 1973 में रखा गया, जब उन्होंने आधारभूत ढांचे की धारणा दी। अब आधारभूत ढांचे के जरिए संसद के किसी भी संवैधानिक संशोधन को अवैध ठहरा सकते हैं, इसलिए लड़ाई तो होनी ही थी। इंदिरा गांधी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने फिर से संविधान में संशोधन किया। इसकी प्रतिक्रिया में संसद द्वारा जो है क्या कहा गया कि 42वां संविधान संशोधन आया। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा कहा गया। आप सभी निदेशक तत्वों को 14-19 के तहत फंडामेंटल पर मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर डीपीएसपी को लागू करना है तो यानी कि क्या है इसका मतलब कि 14-19 का उल्लंघन किया जा सकता है। यह संघर्ष काफ़ी आगे बढ़ चुका था, इसलिए मिनवा मिल्स केस में एक नया मामला आया जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लड़ाई अनावश्यक है, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है और डीपीएसपी तो जो फंडामेंटल राइट है व्यक्ति के व्यक्तिगत हिस्सों के संरक्षण के लिए ज़रूरी है, जबकि डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य के लिए ज़रूरी है। तो इसमें फिर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो डीपीएसपी को तो वैसे ही आर्टिकल 37 में बोला गया कि देश के शासन के मूलभूत हैं, जब राज्य कानून बनाए तो डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई विरोध है, बल्कि सामंजस्य है। सही मायने में इन दोनों का सामंजस्य देश के संविधान का आधारभूत ढांचा ही है। यानी संविधान निर्माता चाहते थे कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच एक बेहतर तालमेल हो। जो केरल एजुकेशन बिल में 1957 में बोला गया, वही बात मिनवा केस में भी बोला गया कि जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत संशोधन अवैध है, ये बात की गई। इसमें न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा पर कोई प्रश्न या प्रतिबंध संसद नहीं खड़ा कर सकती है, यानी न्यायपालिका संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। और साथ ही साथ सभी डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स पर प्राथमिक नहीं है, बल्कि केवल जो है 39 का बी और सी प्राथमिक ही हो सकते हैं। फिर से इसे न्यायालय में चुनौती दी गई। तो मिनवा स्वाद में जो है न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के उपयुक्त प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। फंडामेंटल राइट और निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, कहा और कहा इनके मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध संविधान का आधारभूत ढांचा। तो यहाँ पे फिलहाल जो है लड़ाई खत्म हो गई। अब बात आती है आधारभूत ढांचे की धारणा, जो हमने अभी आपको बताया, बस वही सब चीज़ें हैं। थोड़ा लिखने के उससे आप पर्पस से देख सकते हैं कि कैसे क्या करना है इसको। तो आप इसे बताएंगे कि आधारभूत ढांचे की धारणा क्या है। कि पहली बार यह अवधारणा केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की गई। संविधान में कहीं भी आधारभूत ढांचे का प्रावधान नहीं था और न ही इसे परिभाषित किया गया था। यह न्यायिक नवाचार है और न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। हालांकि न्यायालय द्वारा भी इसे परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि न्यायालय द्वारा अलग अलग मामलों में आधारभूत ढांचे की सूची जारी की जाती है। सामान्य अर्थ में आधारभूत ढांचे का आशय संविधान के उन मूल्यों और आदर्शों और विशेषताओं से है जो संवैधानिक ढांचे को स्थिरता देने के लिए आवश्यक है। अब आधारभूत ढांचे में तत्व देख लेते हैं। केशवानंद भारतीवाद बताया गया कि संविधान की सर्वोच्चता है और जो लोकतांत्रिक सरकार है शक्ति पृथक्करण है। दूसरा केशवानंद भारती बनाम राजनारायणवाद में इंदिरा गांधी और राजनारायण के मध्य चुनाव में इंदिरा गांधी निर्वाचित की गई। राजनारायण द्वारा चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। धोखाधड़ी का आरोप समझते क्या था कि जैसे आप एक सरकारी कुछ कर्मचारी थे, राजनारायण ये सरकारी थे और इन्होंने चुनाव में जाके कुछ हेल्प करी थी, तो उसी वजह से इन पे केस हो गया था। तो भी धोखाधड़ी का ये था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है ने इंदिरा गांधी को दोषी माना, लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने का निर्देश दिया। ठीक है ना। इंदिरा गांधी को इसमें दोषी माना गया क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आखिरकार हेल्प कैसे कर दी, ऐसा सीन था कुछ। ये उनकी वीडियो विकास द्विवेदी की बहुत अच्छे समझाया गया केशवानंद भारती वाला केस, आप उससे समझ सकते हैं, बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा आपको। विकास द्विवेदी से कहे दृष्टि है ये इसकी। हालांकि आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं वहाँ की कोचिंग कर रही हूँ इसलिए बता दी, मैं वहाँ से कोचिंग नहीं कर रही हूँ, अपने आप से पढ़ती हूँ। फिर क्या है कि लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने का निर्देश दिया गया। अगले 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। इंदिरा गांधी द्वारा इसके विरुद्ध
सर्वोच्च न्यायालय में अपील की कि जहां इन्हें सशर्त स्टे मतलब मिला। ठीक है ना। इसी पृष्ठभूमि में फैसला आने के पहले इंदिरा गांधी द्वारा 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, स्पीकर के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। इसी बाद में न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। निर्मला मिल्स मवाद में 39 जो अमेंडमेंट था इसको फिर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव वाद में क्या गया, संसदीय लोकतंत्र को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया। सार्वभौमवाद में पदनिरपेक्षता, संघवाद और प्रस्तावना को घोषित किया गया आधारभूत ढांचा। कि हो तो होलोवाद में विधि का शासन को घोषित किया गया बेसिक स्ट्रक्चर। आईआर कोहलोवाद में न्यायिक समीक्षा को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया। चौथा, न्यायाधीशों का वाद में न्यायिक स्वतंत्रता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। इसका महत्व क्या है? अच्छा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधानवाद की धारणा को प्रभावी बनाते हुए संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। यह लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता बनने से रोकता है। अब यह संसद संविधान में संशोधन कर नया संविधान नहीं बना सकती है। ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मजबूती देती है। इससे शासन के तीनों अंगों के मध्य अवरोध और संतुलन की स्थिति बनी रहती है। इससे संविधान को स्पष्टता मिलती है। संविधान के आधारभूत मूल्यों और आदर्शों को संरक्षित कर पाना संभव है। न्यायपालिका की लोकतंत्र और संविधान के संरक्षक की भूमिका। आधारभूत ढांचे की धारणा की आलोचना क्या है, देखते हैं। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए इसकी वैधानिकता पर ही प्रश्न है, ऐसी बात की जाती है। इससे जनता और जनप्रतिनिधित्व की उपेक्षा होती है, यानी कि न्यायपालिका क्यों पूर्वाग्रह रखती है, संसद में रहने वाले लोग गलत हैं, ऐसी सब बातें रखती हैं। संविधान में संशोधन की शक्ति संसद के पास है, न कि न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका संसद के विधायी कार्यों को बाधित करती है, ऐसा आरोप लगता है, जिससे नई सक्रियता का प्रारंभ हो जाता है और इसके जरिए न्यायपालिका सरकार चलाने लगती है। तो न्यायपालिका सरकार की धारणा को न्यायिक सक्रियता का मतलब होता क्या है कि न्यायपालिका संसद को विधायी कार्यों को बाधित करती है, तो फिर क्या होता है, न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ हो जाता है और न्यायपालिका सरकार चलाने लगती है और न्यायिक सरकार की धारणा को इससे बढ़ावा मिलता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित न होने के कारण इसमें व्यक्ति निष्ठता अधिक देखी जाती है, प्रत्येक न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करने लगता है, इसीलिए ये। तो कुल मिलाकर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को जीवंत बनाए रखने का इम्पोर्टेंट रोल है। आर्टिकल 51 के काम है। 1976 जो है फंडामेंटल ड्यूटी को इसमें शामिल किया गया, मूल कर्तव्य को। कारण क्या है कि 1976 के पहले या 1976 की पृष्ठभूमि में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही थी जहां देश के सामने कई गंभीर संकट उत्पन्न हो रहे थे। एक तरफ जनता के बीच आक्रोश बढ़ रहा था, क्योंकि इसलिए बढ़ रहा था आक्रोश की गरीबी, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी। जनता बढ़ती हुई कालाबाजारी, भ्रष्टाचार से असंतुष्ट थी। कई बार जनता के द्वारा जो विरोध सरकार द्वारा किया जाता था सड़कों पर, वो अहिंसक के बजाय हिंसक विरोध हो जाता था। आंदोलनों में हिंसक तत्व, अराजक तत्व शामिल हो जाते थे। सरकारी संपत्तियों को जलाया जाता था, सरकारी संस्थानों पर हमला किया जा रहा था। देश की अखंडता के सामने गंभीर खतरा उत्पन्न हो चुका था। देखा जा रहा था कि नागरिकों के अंदर जो नागरिक चेतना होनी चाहिए थी, वो सिविक सेंस उनके अंदर नहीं था। सरकार से लोगों के द्वारा मांगे तो की जा रही थी, लेकिन नागरिक समाज लोगों के द्वारा अपने जीवन के कानूनों का अनुसरण स्वेच्छा से करना चाहिए, वो नहीं देखा जा रहा था। नागरिक केवल अपने अधिकारों को ही लेकर कंसर्न थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर नहीं कंसर्न थे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इसलिए जब स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया और पूछा गया कि कैसे देश को एकजुट बनाए, उन्होंने कई संविधान में संशोधन करने का सुझाव दिया। जैसे प्रस्तावना 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटी 51 का को ऐड किया गया। ये क्या है आखिरकार 51 का? तो एक तो राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व होना चाहिए, दूसरा समाज के प्रति दायित्व, और कुछ ऐसे दायित्व जो व्यक्तिगत स्तर पर हैं वो आपको देखने होंगे। इनके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा केवल 8 फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई थी जब शुरू में इसको दिया गया था, और फिर उस समय कहा गया था कि इनको जो है लागू कराने के लिए हमें प्रवर्तनीय बनाना होगा, दंडनीय बनाना होगा। मतलब इसका क्या है, समिति द्वारा कहा गया कि अगर फंडामेंटल ड्यूटी का पालन ना किया जाए तो दंड या जुर्माना का भी प्रावधान किया जाए। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 आया तो उन्होंने जो भाग 4 का ए है, इसमें 51A के तहत 10 फंडामेंटल का उल्लेख किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। इन्होंने कहा कि जुर्माना और दंड की व्यवस्था किया जाए, लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशनल 42वें में कहा गया अमेंडमेंट में कि ये स्वैच्छिक हैं और अंदर की प्रेरणा है, इस पर ना तो कोई दंड है और ना ही कोई जुर्माना है। आगे चलकर 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। तो अब कुल मिलाकर के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद जो है आप देख लीजिएगा, इसमें चाहे तो बैक से पढ़ लीजिएगा मूल करतव्य, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको पढ़ के भी बता दूंगी कि कैसे क्या है। और मैं ये भी बताऊंगी कि आखिरकार मूल संविधान में ये प्रावधान क्यों नहीं किया गया, मूल कर्तव्य को आखिरकार क्यों नहीं ऐड किया गया। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।